नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टुगेदर विथ मैथ्स बाय इंजीनियर विकास सिंह पे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी मीडियम क्लास 12th का सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले लेक्चर से बच्चों हम लोगों ने आव्यूह के बारे में समझा था कि आव्यूह क्या होता है। फिर वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि आव्यूह को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसी में हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था आव्यूह के कोटि के बारे में, उसके पंक्ति और स्तंभ के बारे में। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी बच्चों जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से देखा था। और आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके आगे का पोर्शन। मतलब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, या बोल सकते हो आव्यूह को सामान्य रूप में दर्शाने का तरीका। ठीक है, तो किस प्रकार से आव्यूह को सामान्य रूप में दर्शाया जाता है उन चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। मतलब एक तरह से बोल सकते हो आव्यूह के बारे में और भी थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, जैसे कि आप लोग समझते हो सामान्य रूप में किसी चीज़ को दर्शाने का मतलब क्या है। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सामान्य रूप में किसी आव्यूह को दर्शाने का मतलब क्या है, उस चीज़ को पहले हम समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने अगर आपसे बोला कि प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हैं, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या हैं, तो उन प्राकृतिक संख्याओं को आप लिखें। तो प्राकृतिक संख्याओं को अगर लिखने का बात हो रहा है तो आप बच्चों लिखोगे 1 2 3 4 ... यही चीज़ कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक, उसी तरह से मैंने अगर आपसे बोला बच्चों कि सम संख्याओं को लिखें, तो सम संख्याओं को लिखने का मतलब क्या, आप बोलोगे 0 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते अनंत तक। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपसे पूछा बच्चों कि विषम संख्या को लिखें, तो विषम संख्या का क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते करते अनंत तक। मतलब मैंने आपसे एक बार पूछा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होंगी, उनको लिखें, तो ये मैंने बच्चों प्राकृतिक संख्या लिखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैंने आपसे पूछा बच्चों कि सम संख्याएं क्या क्या होंगी, सम संख्याएं लिखें, तो सम संख्याएं लिखने का मतलब आपने 0 से लेकर अनंत तक लिख दिया, और इस चीज़ को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, इवन नंबर्स। ठीक है, और मैंने अगर आपसे बोला विषम संख्या को लिखने के लिए, विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ऑड नंबर्स, तो इस ऑड नंबर्स को भी हम लोगों ने यहाँ लिख के दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सम संख्या को, अगर मैं आपसे पूछूं इस सम संख्या को अगर हम सामान्य रूप में दर्शाना चाहते हैं, जनरल रूप में, ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम सम संख्या को दर्शाना चाहते हैं, तो सम संख्या को हम सामान्य रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों, तो आप लोगों को याद होगा सम संख्या के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। एक ऐसा संख्या जो 2 का गुणज के रूप में दिखाई दे, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं सम संख्या। ठीक है, मतलब वैसी संख्या जो 2 का मल्टीपल्स में दिखाई दे। ठीक है, तो उस चीज़ को हम सामान्य रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों, इस तरह से लिखते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारे सम संख्या किस रूप में होंगे, तो वो 2n के रूप में होंगे। ठीक है, 2n के रूप में, जहाँ, ठीक है, जहाँ n क्या है बच्चों, तो n बिलोंग करता है होल नंबर से, w से। w मतलब क्या हो गया, होल नंबर। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या। ठीक है, इस होल नंबर का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हो गया पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अगर इस n की जगह पे आप पूर्ण संख्या रखते चलो, पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होता है, 0 से, तो 0 अगर रखोगे तो 2 × 0, तो मतलब 0 मिला। फिर पूर्ण संख्या कौन सा होता है बच्चों, 0 के बाद 1, तो 2 बन जा 2, देख सकते हो 2 मिल गया। फिर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। मतलब n के जगह पे हम जैसे जैसे पूर्ण संख्या को रखते जा रहे हैं, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते जा रहे हैं, और जब उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें 0 2 4 6 8 10 ये सारे संख्या मिलती जा रही है। मतलब हमने एक सोचा कि अगर हमें सम संख्या को एक सामान्य रूप में दर्शाना है, तो सामान्य रूप में सम संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग
एक नंबर रिप्रेजेंट किया, बोल सकते हो एक तरीका है जिस तरीका में हम लोगों ने सम संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका ढूंढा और उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि सम संख्या 2n के रूप में दिखाई देता है। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया सम संख्या का जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन इसीलिए बनाया गया ताकि जो चीज़ हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लिखते हैं उस चीज़ को एक सामान्य रूप में दर्शा दें ताकि उसके अंतर्गत हर चीज़ आ जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपसे बोला था सम संख्या को दर्शाइए तो आपने 0, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 लिखते चले जा रहे थे, लेकिन संख्या कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। ठीक है, लेकिन इतना लिखने से भी हम बच सकते थे। कैसे, सामान्य रूप में सम संख्या को अगर हम दर्शाते कि 2n के रूप में हम लोगों ने सम संख्या को दर्शाया है, तो ये 2n जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है बच्चों, n बिलोंग्स टू है हमारा w मतलब पूर्ण संख्या। तो इस जगह पे अगर n के जगह पे हम लोग पूर्ण संख्या का मान रखते हैं तो हमें सम संख्या मिलते जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सम संख्या का जनरल रिप्रेजेंटेशन। उसी तरह से मगर अगर आपसे मैंने पूछा कि अगर आपको बोला जाए विषम संख्या को दर्शाने के लिए, तो विषम संख्या को दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, तो फिर आप लोगों ने सोचा एक चीज़, एक कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, विषम संख्या। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे 0 एक सम संख्या है, उसमें 1 को आप जोड़ दीजिए, 0 + 1 कितना हो गया 1, तो 1 क्या आ गया बच्चों, विषम संख्या। मतलब एक कंसेप्ट आया कि किसी भी सम संख्या में अगर हम 1 को जोड़ देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या मिल जाता है, एक विषम संख्या। क्या समझा हम लोगों ने कि किसी भी सम संख्या में मतलब किसी भी इवन नंबर में अगर हम किसको जोड़ते हैं बच्चों, 1 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। तो कंसेप्ट कुछ इसी प्रकार से है, अगर सम संख्या में 1 जोड़ने पे विषम संख्या मिल जाता है तो ये सारे सामान्य रूप में लिखे गए हैं क्या बच्चों, विषम संख्या। तो विषम संख्या का फिर सामान्य रूप क्या होगा, तो बस इसी कंसेप्ट से हम सुनेंगे क्या कि 2n जब हमारा सम संख्या का जनरल रिप्रेजेंटेशन था, सामान्य रूप में जब हम लोग सम संख्या को 2n से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर उस 2n में हम लोग 1 को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा एक विषम संख्या का सामान्य रूप में दर्शाने का तरीका। मतलब ये 2n + 1 जहाँ हम बोल सकते हैं ये n क्या है, तो n बिलोंग्स टू w मतलब n हमारा पूर्ण संख्या है। तो इस n की जगह पूर्ण संख्या रखना शुरू करिए, आपको दिखिएगा आपको यही चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब n के जगह पर जब सबसे पहला पूर्ण संख्या रखेंगे 0, तो 2 0 जा 0, 0 + 1 कितना हो गया बच्चों 1, देखिए 1 मिल गया। ठीक है, इसी n की जगह दूसरा हम पूर्ण संख्या रखते हैं 1, तो 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हो गया बच्चों 3, देख लिए 3 मिल गया। मतलब n के जगह पे जैसे जैसे हम लोग पूर्ण संख्या रखते चले जाएंगे वैसे वैसे हमको ये विषम संख्याएं मिलते चले जाएंगे। तो इससे हम लोगों ने समझा कि ये सम संख्या का जनरल रिप्रेजेंटेशन है और ये विषम संख्या का जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आया बच्चों क्या है। तो उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ आव्यूह के सामान्य रूप को दर्शाने का तरीका, तो आव्यूह के सामान्य रूप को दर्शाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। तो इन चीज़ों को आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, देखिए अब हम बच्चों बात करने जा रहे हैं किसका, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आव्यूह के सामान्य रूप से दर्शाने का तरीका कि आव्यूह को किस तरह से सामान्य रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आव्यूह को सामान्य रूप में दर्शाने का तरीका या बोल सकते हो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है या आव्यूह का सामान्य रूप में दर्शाने का तरीका क्या है, उस तरीका को बच्चों हम लोग समझने जा रहे हैं, उसी तरीका को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं आव्यूह का सामान्य रूप में लिखने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने आपसे बच्चों एक बात बोला कि ए हमारा एक मैट्रिक्स है, ए क्या है बच्चों, हमारा एक मैट्रिक्स। ठीक है, इस ए को मैंने एक मैट्रिक्स बोला। ठीक है, और इस आव्यूह के अंतर्गत मैंने कुछ अवयव लिया। मैंने अवयव क्या लिया बच्चों, मैंने लिखा 1 3 -2 5 4 0 2 -5 और 8। ठीक है, मैंने क्या लिया बच्चों, मैंने ए नाम का एक अवयव लिया है, जिस अवयव के अंतर्गत अवयव क्या है बच्चों, तो इस अवयव के अंतर्गत अवयव है 1 3 -2 5 4 0 2 -5 और 8। ठीक है, मगर अगर मैंने आपसे ये चीज़ पूछा बच्चों कि इस अवयव में
कितने पंक्ति दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस आव्यूह मैंने आपसे पूछे कितने पंक्ति दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे इस आव्यूह में बच्चों देख सकते हो, एक बार पेन को लिटाया, 2 बार, तीसरा बार, तो 3 पंक्ति है। मतलब इस आव्यूह में बच्चों कुल मिला करके हमारे पास 3 पंक्ति है, जिसमें से एक है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है क्या, R3, ठीक है। तो इस आव्यूह में 3 पंक्ति आपको दिखाई दे रहे होंगे, R1, R2 और R3। उसी प्रकार से मैंने आपसे पूछा कि इस आव्यूह में कितने स्तंभ हैं, तो आपने देखा बच्चों कि एक बार पेन को खड़ा किया, दूसरा बार और तीसरा बार, तो ये हमारा पहला स्तंभ, ये हमारा दूसरा स्तंभ और ये हमारा तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा कि इस आव्यूह में पंक्ति कितने हैं, तो आप लोगों ने पंक्ति को बता दिया। इस आव्यूह में स्तंभ कितने हैं, तो आप लोगों ने स्तंभ बता दिया, ठीक है। अब मैंने पूछा कि इस आव्यूह में का कोटि क्या है, तो आप बोल सकते हो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हैं। तो पहले पंक्ति लिखते हैं, फिर क्रॉस स्तंभ लिखते हैं, तो हम बोल सकते हैं इस आव्यूह का कोटि कितना है बच्चों, 3×3, या बोल सकते हो 3/3, ठीक है। चलिए, अब मैंने बात कर रखा है, यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन का, सामान्य रूप में आव्यूह को दर्शाने के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम सामान्य रूप में आव्यूह को कैसे दर्शा सकते, जैसे कभी मैंने इवन संख्या लिखी थी, सम संख्या लिखी थी, और सम संख्या के आधार पर मैंने एक चीज़ बताया कि किस प्रकार से हम उस चीज़ को सामान्य रूप में लिख सकते हैं। तो वैसे ही मैंने एक आव्यूह ले लिया है, और इस आव्यूह के बेसिस पे मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि कैसे हम आव्यूह के सामान्य रूप को दर्शाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सामान्य रूप से कैसे आव्यूह को दर्शाते हैं। तो ये बच्चों हमारा ए नाम का एक मान लो आव्यूह है, और इस आव्यूह के अंतर्गत हमारा, ठीक है, कुछ अवयव होंगे, जो अवयव इसके अंतर्गत लिखे गए होंगे, इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा गया होगा वो अवयव। तो वो अवयव कैसे कैसे क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम अवयव को, ठीक है, यहाँ जो हमारे अवयव मौजूद है, इन अवयव को हम लोग AIJ के रूप में दर्शाते हैं। किसके रूप में दर्शाते हैं बच्चों, AIJ। ये I यहाँ मैंने लिखा है, और ये मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, J। तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग किसी भी आव्यूह को AIJ के रूप में दर्शाते हैं, जिसका कोटि क्या होगा बच्चों, M×N होगा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, तो ये हमारे आव्यूह का सामान्य रूप में दर्शाने का तरीका है कि किसी आव्यूह को हम सामान्य रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। तो आव्यूह के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है बच्चों, आव्यूह का नाम दिख रहा है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट दिख रहा है, उस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर मौजूद अवयव, तो मैंने उस अवयव को किससे दर्शाया बच्चों, AIJ से। आप बोलोगे सर अवयव तो रो या तो कॉलम वाइज होता है, तो बच्चों वही चीज़ है, मैं अभी समझाऊंगा ये क्या है। तो ये बच्चों AI जो दिख रहा है ना, ये AIJ क्या बताता है, तो ये AIJ बच्चों दर्शाता है किसको, ये बताता है आव्यूह के अवयव के स्थान, ठीक है ना। ये AIJ किसको बता रहा है, तो ये बताता है आव्यूह के अंतर्गत जो मौजूद अवयव होंगे, उस अवयव के स्थान को ये बताता है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ रहा है, किसी भी आव्यूह का अगर हम बात कर रहे होंगे तो उसमें M रो मतलब M पंक्ति क्रॉस N स्तंभ होंगे, तो यही हमारा आव्यूह का सामान्य रूप में दर्शाने का तरीका है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका मतलब मैं अब समझाने जा रहा हूँ आपको कि अगर ये मेरा आव्यूह का सामान्य रूप है, तो सामान्य रूप में हम लोगों ने अवयव को बच्चों AIJ से क्यों दर्शाया है, उस चीज़ का मतलब समझिएगा, क्यों मैंने इसको AIJ के रूप में दर्शाया है, ठीक है। मतलब इस चीज़ को मैं AIJ क्यों बोल रहा हूँ, इसके अंतर्गत मौजूद अवयव को AIJ क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूँ ये 1 किस पोजीशन पे मौजूद है, किस स्थान पे मौजूद है, ये 1 क्या है, तो 1 हमारा एक अवयव है। इस आव्यूह के अंतर्गत मौजूद 1 क्या है बच्चों, तो इस आव्यूह के अंतर्गत मौजूद एक अवयव है, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा कि ये अवयव 1 किस स्थान पे मौजूद है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, किस स्थान पे मौजूद है, तो ये पहला पंक्ति दिख रहा है ना, ये हमारा पहला पंक्ति, ठीक है, और पहला स्तंभ, ये पहला पंक्ति है बच्चों, और ये हमारा पहला स्तंभ है। तो यही दोनों के इंटरसेक्शन पे, मतलब इन दोनों का जिस जगह प्रतिच्छेदन हो रहा है, उस प्रतिच्छेदन पे, उस प्रतिच्छेदन बिंदु पे कहीं ना कहीं बोल सकते हो हमारा ये अवयव
1 दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मैं इस सारे अवयव को AIJ से बता रहा हूँ तो इस 1 का पोजीशन क्या है बच्चों? तो इस 1 का पोजीशन है A11। A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम के प्रतिच्छेदन बिंदु पे कहीं ना कहीं हमें ये 1 दिखाई दे रहा है। तो हमने अवयव को A से दर्शाया। ये I क्या बता रहा है बच्चों? तो ये I बताता है रो संख्या, मतलब पंक्ति संख्या। और ये J क्या बताता है बच्चों? तो ये J बताता है स्तंभ संख्या। मतलब ये AIJ मतलब A11 में बोल रहे हैं हमारा 1 है, मतलब पहला पंक्ति और पहला स्तंभ कि जिस जगह प्रतिच्छेदन हो रहा है उसी प्रतिच्छेदन बिंदु पे कहीं ना कहीं हमारा ये 1 मौजूद है। और इस 1 का स्थान क्या है बच्चों? तो इस 1 का स्थान है AIJ के रूप में, मतलब A11। A11 मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ का जिस जगह प्रतिच्छेदन हो रहा है उसी बिंदु पे कहीं ना कहीं हमारा ये पहला अवयव मौजूद होता है। ठीक है, उसी प्रकार मैंने आपसे पूछा बच्चों कि ये 3 कहाँ मौजूद है, तो आप ध्यान से देखिएगा ये 3 कहाँ मौजूद है। तो फिर से वैसे ही ढूंढेंगे बच्चों, इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। कौन सा पंक्ति में है बच्चों? तो ये पहला पंक्ति में मौजूद है। ठीक है, और कौन सा स्तंभ में मौजूद है? ये दूसरा स्तंभ में मौजूद है। तो ये कौन सा पोजीशन में मौजूद है बच्चों? तो ये मौजूद है A12 पर। A12 इस 3 नाम के अवयव का स्थान है। मतलब ये 3 किस पोजीशन में मौजूद है? तो ये मौजूद है बच्चों पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु पे। देख सकते हो ये पहला पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किया प्रतिच्छेद किया उसी जगह पे मौजूद है हमारा कौन? 3 मौजूद है। तो इस 3 का स्थान क्या बच्चों? तो इस 3 का स्थान हुआ A12। मतलब A12 पोजीशन पे मौजूद कौन है? हमारा अवयव 3। ठीक है, उसी प्रकार मैंने आपसे पूछा कि ये 2 कहाँ मौजूद है बच्चों? तो आप बोलोगे ये 2 कहाँ मौजूद है? तो ये पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम पे, मतलब तीसरा स्तंभ पे मौजूद है। तो हम बोलेंगे इस एलिमेंट 2 का पोजीशन क्या है बच्चों? तो पहला पंक्ति, ठीक है, और तीसरा स्तंभ पे मौजूद है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे कि ये हमारा A13 पे मौजूद है। चीज़ क्लियर हो रहा है? उसी प्रकार से बच्चों अगर मैं आपसे पूछा कि ये 5 कहाँ मौजूद है, तो 5 ध्यान से देखिए, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका पोजीशन क्या हो गया? A21। उसी प्रकार से इस 4 का पोजीशन क्या है बच्चों? दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका पोजीशन क्या है? A22। फिर उसी तरह से ये 0 का पोजीशन क्या है बच्चों? दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसका पोजीशन क्या लिखेंगे हम लोग? A23। बात समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से ये 2 का पोजीशन कहाँ है बच्चों? तो इस 2 का पोजीशन है तीसरा पंक्ति, ठीक है, और पहला स्तंभ। हमेशा पहले पंक्ति फिर स्तंभ लेते हैं, ठीक है ना? तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, इसका पोजीशन क्या हो गया बच्चों? A31। उसी प्रकार से इस -5 का पोजीशन क्या है बच्चों? तो ये तीसरा पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है, इसका पोजीशन क्या हो गया? A32। उसी प्रकार से इसका पोजीशन क्या है बच्चों? 8 का पोजीशन, तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब A33। ठीक है, और इसका अगर मैं पूछूं कि कोटि कितना हुआ, तो 3×3। ठीक है, तो मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आव्यूह के सामान्य रूप को इस रूप में क्यों दर्शाया। A बराबर AIJ M×n के रूप में क्यों दर्शाया? बिकॉज A हमारा शो कर रहा है आव्यूह का नाम। इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर अवयव मौजूद होते हैं, तो वो अवयव किस रूप में होते हैं बच्चों? उन सारे अवयव का कुछ ना कुछ पोजीशन होता है। वो पोजीशन कहीं ना कहीं रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से डिसाइड होता है। मतलब पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन से डिसाइड होता है कि उस अवयव का पोजीशन क्या होगा। तो वो सारे अवयव किस रूप में दिखाई देते हैं? AIJ के रूप में। मतलब A आईवां पंक्ति और जेवां स्तंभ, ठीक है, आईवां पंक्ति और जेवां स्तंभ का प्रतिच्छेदन जिस जगह होता है उसी बिंदु पे कहीं ना कहीं हमारा अवयव दिखता है, और उस अवयव के पोजीशन को हम कहीं ना कहीं यहाँ बताते हैं। ठीक है, और उसके जगह अवयव हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, उसी प्रकार से अब ये M×n क्या है बच्चों? तो कोटि है। अब आप देख सकते हो उस चीज़ को मैंने भी लिख दिया है। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा क्या है बच्चों? तो ये है हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, या बोल सकते हो
कि अवयव को सामान्य रूप में इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, सवाल ये होता है बच्चों कि क्वेश्चन कैसा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि आपसे पूछेगा, एक अवयव इस प्रकार का दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताइए, ठीक है, बताइए कि A21 पे कौन सा अवयव मौजूद है, A32 पे कौन सा अवयव मौजूद है, A12 पे कौन सा अवयव मौजूद है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है बच्चों, इस टाइप का अवयव दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए A21 पे कौन सा अवयव मौजूद है। तो A21 अवयव को दर्शाता है, अवयव के पोजीशन को दर्शाता है। तो A21 मतलब कैसे पहचानेंगे, A21 मतलब A नाम का जो कोई अवयव होगा, इसमें से कोई अवयव होगा जो दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ के प्रतिच्छेदन पे होगा। तो ये 21 मतलब दूसरा पंक्ति देखिएगा और पहला स्तंभ देखिएगा, दोनों जहाँ टकरा रहा है वो टकरा रहा है कौन सा बच्चों, 5। तो इस A21 पे कौन मौजूद है, 5। ठीक है ना, आप देख भी सकते हैं ये A21 है, इसके जगह पे कौन दिख रहा है, 5। चीज़ क्लियर हो रहा है। मैंने पूछा A32 पे कौन सा अवयव मौजूद है, तो A32 पे कौन सा अवयव मौजूद है बच्चों, तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ कहाँ टकरा रहा है, ये टकरा रहा किस जगह पे, -5 पे। तो A32 पे कौन सा मौजूद है बच्चों, -5 मौजूद है। उसी प्रकार से A12 पे कौन मौजूद है, तो A12 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो ये पहला पंक्ति है और ये दूसरा स्तंभ है, कौन मौजूद है बच्चों, तो 3 मौजूद है। तो हम बोल सकते हैं इस A12 पे कौन मौजूद है, 3 मौजूद है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, उसी प्रकार से। ठीक है, अब क्वेश्चंस और भी कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि किसी अवयव में अगर उसका कोटि 4×3 है तो उस अवयव में कुल कितने अवयव मौजूद होंगे। मैंने आपसे क्या पूछा बच्चों, मैंने आपसे पूछा कि किसी अवयव का अगर कोटि 4×3 है, ठीक है, किसी अवयव का कोटि अगर 4×3 है तो उस अवयव का अवयव कुल कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि कोटि कहीं ना कहीं बताता है कि उसमें कितने अवयव मौजूद होंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था ये चीज़। अगर 4×3 का हमारा एक अवयव का कोटि दिया गया है उसमें कुल अवयव कितने मौजूद होंगे, तो 4 × 3 कर लेना मतलब 12, मतलब उसके अंतर्गत 4 पंक्ति होंगे। ठीक है, और 3 क्या होगा बच्चों, स्तंभ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर किसी अवयव के अंतर्गत, ठीक है, 36 अवयव हैं, किसी अवयव के अंतर्गत अगर 36 अवयव हैं तो बताइए उस अवयव का क्या क्या कोटि हो सकता है। ठीक है ना, पॉसिबल क्या क्या कोटि हो सकते हैं उस अवयव के। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि किसी अवयव के अंतर्गत अगर 36 अवयव हैं, कुल 36 अवयव हैं, तो उस अवयव का कोटि क्या क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को बच्चों हम लोग अभी पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस किस टाइप का क्वेश्चन हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स से पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन हम लोग अभी बच्चों एक एक करके करते हैं। पहले इस चीज़ को आप लिख लीजिए अच्छे से, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से बना लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं कि इस पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इन चीज़ों को बना लीजिए। चलिए बच्चों, बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चंस का, जो कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, पहला क्लास और दूसरा क्लास से जो भी चल रहा है हमारा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है उसके बेसिस पे हमसे क्या क्या बन सकता है वो चीज़ कम से कम हम लोग देख लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चंस बच्चों आपको एक्सरसाइज में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी एक्सरसाइज अभी आपको नहीं देखना है, अभी मैं क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से देखिए। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, मैं थोड़ा सा बस क्वेश्चन को चेंज किया हूँ ताकि उस चीज़ को आप खुद बनाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप याद रखिएगा बच्चों कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के पर्पज़ पे ही अच्छा हो सकता है आपका। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ, आप उन चीज़ों को घर पे बैठ करके खुद से नहीं कर रहे हो। जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ उन चीज़ों को आप कॉपी कर ले रहे हो अपने नोटबुक में और घर पे खुद से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वैसे कोई फ़ायदा नहीं है मैथमेटिक्स पढ़ करके। ठीक है,
तो मैं बच्चों उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस अपने हिसाब से करवाऊंगा और इसी ढंग का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में दिखाई देगा, तो उनको आप खुद से ट्राई करें। नहीं समझ में आता है, आपको डाउट हो रहा है, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9074794609। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स, ठीक है। या अगर कोई ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो 7488490860। ये कॉल करने के लिए नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हो। या आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन पे जा कर के आप अपना डाउट भी मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस है बहुत सारे, जिस ऑप्शंस का आपको इस्तेमाल करना हो आप कीजिए, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। इन चीज़ों को छापिए मत, कॉपी मत कीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। मतलब जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं उन चीज़ों के आधार पर जो भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देता है एनसीईआरटी में, उसको आप खुद से बनाइए। ये नहीं कि बहुत सारा आजकल एप्लीकेशन आता है, वहाँ एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस अवेलेबल होता है, तो सॉल्यूशन को देख करके हम बना लिए, वैसे कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए चीज़ों को समझे और खुद से अप्लाई करने का काम करें, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बोला गया आव्यूह ए बराबर दिया गया है। और आव्यूह ए बराबर क्या दिया गया बच्चों, दिया गया है एक 3x3 का मैट्रिक्स, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो अवयव क्या क्या है, 3 4 6 2 -1 0 -3 -4 और 8, ठीक है। तो बोला गया आव्यूह ए बराबर इतना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि आव्यूह की कोटि क्या होगी, ठीक है ना। तो आव्यूह की कोटि मान लीजिए बोला गया है क्या करने, ज्ञात करने। आव्यूह की कोटि ज्ञात करें, ठीक है। तो आव्यूह की कोटि हमें ज्ञात करनी है। फिर दूसरा चीज़ क्या बोला गया है, अवयवों की संख्या ज्ञात करें। चलिए ठीक है, अवयवों की संख्या भी ज्ञात करने के लिए बोली गई है। तीसरा चीज़ क्या पूछा गया, अवयव A13 A12 A21 A33 A23 ज्ञात करें, ठीक है। तो ये सब जो दिखाई दे रहा है ये क्या है बच्चों, तो ये हमारा पोजीशन है इस अवयव में मौजूद अवयवों का, और पूछा गया इस पोजीशन पे कौन सा अवयव मौजूद है वो भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसका हल करता हूँ मैं, समझिएगा चीज़ों को, सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, आव्यूह की कोटि ज्ञात करने बोला है। तो कोटि सिंपल है बच्चों, पहला क्लास में मैंने सिखाया था कि कोटि कैसे ज्ञात करना। आपके पास आपका हथियार है, उठाइए और इसको लेटाना शुरू कीजिए, आपको पंक्ति पता चल जाएगा। तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें 3 पंक्ति है बच्चों, और स्तंभ कितने हैं, तो जितना बार पेन खड़ा होगा 1 2 और 3, तो 3 × 3 ये क्या है बच्चों, हमारा आव्यूह की कोटि है। तो आव्यूह की कोटि ज्ञात हो गया, तो 3 × 3 क्या है बच्चों, ये आव्यूह का कोटि ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों, अवयवों की संख्या ज्ञात करें। तो हम काउंट नहीं करने जाएंगे, हम डायरेक्टली ऑर्डर के बेसिस, मतलब कोटि के बेसिस पे ही ज्ञात कर लेंगे। कैसे, इन दोनों को गुना कर दो, 3 × 9 मतलब 3 3 = 9, डायरेक्ट लिखेंगे कितना है बच्चों, तो 9 हमारे अवयवों की क्या है, संख्या है। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि A13 पे कौन सा अवयव मौजूद है, A12 पे कौन सा अवयव मौजूद है, A21 पे कौन सा अवयव मौजूद है, A33 पे कौन सा अवयव मौजूद है, A23 पे कौन सा अवयव मौजूद है, ठीक है ना। तो ये हमारे दिए गए हैं बच्चों, इस आव्यूह के अंतर्गत मौजूद अवयवों के पोजीशंस को दर्शाया गया है, उनके स्थानों को दर्शाया गया, और इसके बेसिस पे हमें पता करना है कि उस स्थान पे कौन सा अवयव मौजूद है। ध्यान से देखिएगा, पहला है A13, A13 मतलब AIJ के रूप में दर्शाया गया है। तो A13 मतलब बच्चों पहला रो और तीसरा कॉलम। तो देख लो ध्यान से, ये पहला रो है और ये तीसरा कॉलम है, मतलब पहला पंक्ति तीसरा कॉलम कहाँ टकराया बच्चों, ध्यान से देखिए, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम कहाँ टकराया, इस जगह पे। तो इस जगह पे कौन सा अवयव मौजूद है बच्चों, 6, ठीक है। तो A13 पे कौन मौजूद है, 6। उसी प्रकार से A12 पे कौन मौजूद है बच्चों, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहला पंक्ति ये दूसरा स्तंभ, कौन मौजूद है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ मौजूद है हमारा 4। तो A12 पे मौजूद कौन है बच्चों, 4। उसी प्रकार से A21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये देखिए बच्चों दूसरा पंक्ति है और ये क्या है, हमारा पहला स्तंभ है। कहाँ टकरा रहा है बच्चों, इस जगह पे। इस जगह पे कौन मौजूद है बच्चों, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब हमारा 2 है इस जगह पे, ठीक है। उसी प्रकार से A33 पे कौन मौजूद है, तीसरा पंक्ति
और तीसरा स्तंभ दोनों कहाँ टकरा रहा है, इस जगह पे, तो कौन मौजूद है, तो इस जगह पे मौजूद है हमारा 8। और लास्टली क्या है बच्चों, हमारे पास आखिरी में हमारे पास है 8 2 3। तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये तीसरा स्तंभ है, कौन मौजूद है बच्चों, तो उस जगह मौजूद है हमारा 0। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि हमारा पहला क्वेश्चन का हल किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा, ये जो चीज़ हम लोगों ने अभी बनाया है ये कहीं ना कहीं पहला लेक्चर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी के ऊपर आधारित था। और जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है बच्चों, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह की सामान्य रूप में दर्शाने का तरीका जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन दिखाया गया है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है क्या कि यदि किसी आव्यूह में 36 अवयव होंगे तो आव्यूह की कोटि तो विभिन्न अवयवों की कोटि ज्ञात करें। ठीक है, बोला गया है बच्चों कि यदि किसी अवयव का में देखा गया है कि 36 अवयव है, किसी अवयव में कितना अवयव बच्चों, 36 अवयव। ठीक है, तो विभिन्न अवयवों की कोटि ज्ञात करने के लिए बोला, मतलब संभव कोटि बोल सकते हो, या तो ऐसे बोल सकते हो यदि किसी अवयव में 36 अवयव हैं तो संभव, ठीक है, संभव ऐसे बोल सकते हो, संभव कोटि ज्ञात करें या संभव कोटियाँ ज्ञात करें। ठीक है, तो किसी अवयव में 36 अगर अवयव है तो संभव कोटि ज्ञात करने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब इस अवयव में इसका कोटि बच्चों जब 3×3 था तो हम लोगों ने देखा कि 3 पंक्ति और 3 स्तंभ था, तो कुल मिलाकर के 9 अवयव आए। तो क्या बच्चों 9 अवयव सिर्फ इसी कोटि के अवयव में होगा क्या, जी नहीं। अगर अवयव 1×9 कोटि का रहा, तो अगर अवयव हमारा 1×9 का रहेगा तो क्या उसमें 9 अवयव नहीं होंगे क्या, जी होंगे। क्यों, ये भी तो एक अवयव बन सकता है जिसमें 1 पंक्ति और 9 क्या होंगे बच्चों, स्तंभ होंगे। तो 1 पंक्ति और 9 स्तंभ वाला भी तो अवयव हो सकता है जिसमें कुल मिलाकर के 9 अवयव होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि 9×1 का अवयव हो, मतलब 9 पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये भी तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ 9 अवयव दिखाई दे रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि अगर 36 अवयव होंगे तो संभव कोटि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका हल मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिए आप 36 सोच करके आप डायरेक्ट दिमाग में लगा लोगे, सर 12×3, सर 3×12, 3×12, ऐसे करके आप कुछ भी अपना मन से इधर उधर से बोलोगे, लेकिन कन्फ्यूजन बना रहेगा, क्या इतना ही होगा, और भी होगा क्या। तो वो और भी होगा क्या, उस कन्फ्यूजन से बचने वाले हैं, उसका एक तरीका सिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आपको बच्चों 36 गुना करके लाना है, और कैसे गुना करके लाना है ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों संभव कोटियाँ। ठीक है, संभव कोटियाँ क्या क्या है बच्चों, तो 36 अवयव है अगर, तो मन में सोचिए कि 36 गुना करके हमको लाना है। कैसे लाना है, m×n के रूप में गुना करके 36 लाना है, मतलब रो क्रॉस कलम, या बोल सकते हो पंक्ति क्रॉस स्तंभ करके हमको 36 लाना है। तो संभव कोटि मतलब रो क्रॉस कॉलम के रूप में लिखना है हमें। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले शुरुआत हमेशा 1 से करेंगे। तो 1 में क्या गुना करोगे कि 36 आ जाए, तो 1 में 36 गुना करोगे तो बच्चों 36 आ जाएगा। मतलब हमारा जो संभव कोटि में से सबसे पहला कोटि हमारा संभवतः जो हो सकता है वो क्या हो सकता है सॉरी, जिसमें 1 पंक्ति और 36 स्तंभ हो, मतलब इस कोटि वाला भी हमारा अवयव हो सकता है। उसी प्रकार से 1 से तो समझ लिया, फिर समझो 2 से होगा क्या, 2 से 36 आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है। 2 में 18 गुना करोगे तो 36 आएगा, मतलब 2 पंक्ति और 18 स्तंभ होगा, तो इस कोटि वाला भी अवयव मौजूद हो सकता है। ठीक है, चलो 3 से होगा क्या, जी हाँ 3 गुना 12 करोगे तो भी 36 आएगा। ठीक है, 4 से होगा क्या, तो जी हाँ 4 गुना 9 करोगे तो भी 36 आएगा। 5 से 36 आएगा क्या कोई गुना करने पे, नहीं। 6 से आएगा क्या, जी हाँ 6 से आएगा।
तो 6 गुना 6 36 होता है। 7 से नहीं, तो देखिए ध्यान से बच्चों, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, वापस 9 आ रहा है। तो 9 आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हम चल रहे हैं इधर से 1 2 3 4 5 नहीं मिला, 6 मिला, 7 नहीं मिला, 8 नहीं मिला, 9 मिला डायरेक्ट। तो 9 जैसे ही हम बोले इसके बाद 9 होगा, तो इसके बाद 9 लिखिए नहीं, इधर देखिए, 9 दिखाई दे रहा होगा। तो बस समझ लीजिए अब हमें क्या करना है, अब जस्ट जो चीज़ आप यहाँ लिखे हो इन चीज़ों को उल्टा कर देना है। मतलब अगर 6 क्रॉस 6 है, इसका मतलब 6 पंक्ति 6 स्तंभ है, तो इसका उल्टा करोगे तो वही चीज़ आएगा। तो इसको उल्टा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 9 क्रॉस 4। तो आप बोल सकते हो 4 पंक्ति और 9 स्तंभ होगा, या बोल सकते हो 9 पंक्ति और 4 स्तंभ होगा। दोनों अलग अलग है बच्चों, एक चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इस आव्यूह का कोटि अगर लिखे हैं हम, इस आव्यूह का कोटि का मतलब क्या है कि इसमें 4 पंक्ति और 9 स्तंभ होगा, और इसका मतलब क्या है, 9 पंक्ति और 4 स्तंभ होगा। दोनों आव्यूह अलग अलग है, ठीक है ना। अब सीधा सीधा उलटते चली जाइए, ये क्या हो जाएगा 12 क्रॉस 3, ये क्या हो जाएगा 18 क्रॉस 2, और ये क्या हो जाएगा 36 क्रॉस 1, ठीक है। अब इसके अलावा संभवतः कोई भी कोटि नहीं होगा। तो याद रखिएगा, इस तरह से हम आसानी से संभव कोटियाँ ज्ञात कर सकते हैं किसी आव्यूह का अगर कुल अवयव दिया गया हो तो। उसी प्रकार से मान लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लिखा कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो संभव कोटियाँ ज्ञात करें। तो संभव कोटियाँ क्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो ध्यान से देखिए इसका हल हम लिखेंगे। संभव कोटियाँ क्या क्या होंगी बच्चों, शुरुआत से 18 लाना है, तो शुरुआत किससे करेंगे, 1 से। 1 में क्या गुना करोगे बच्चों कि 18 आ जाएगा, तो 18। 2 में 9 गुना करेंगे तो 18। 3 में बच्चों 6 गुना करोगे तो 18। 4 में आएगा क्या, 5 में आएगा क्या, नहीं, उसका 6 में आ रहा है। जैसे देखिए 6 में बोले तो 6 हमको यहाँ दिख रहा है। तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम उल्टा करना शुरू कर देंगे। मतलब 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2 और 18 क्रॉस 1। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि संभवतः कोटियाँ क्या क्या हो सकती है। तो 1 क्रॉस 18 का, 2 क्रॉस 9 का अवयव हो सकता है, 3 क्रॉस 6 का अवयव हो सकता है, 6 क्रॉस 3 का अवयव हो सकता है, 9 क्रॉस 2 का अवयव हो सकता है, और 18 क्रॉस 1 का अवयव हो सकता है, जिसके अंतर्गत अवयव कुल मिलाकर के 18 ही होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बच्चों पूछा जा सकता है। तो आप जब एनसीईआरटी के पहला एक्सरसाइज खोलिएगा तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी दिखाई देगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी दिखाई देगा। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है बच्चों, हल करना है, लेकिन खुद से, छापना नहीं है या कॉपी नहीं करना है इन चीज़ों को, ठीक है ना। आपको खुद से ट्राई करना। जब आप कंसेप्ट समझ गए हो तो आपको खुद से ट्राई करना, तभी आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने कुछ सीखा है, ठीक है ना। आप लोगों ने लेक्चर से कुछ सीखा है, वीडियो से सीखा है, तभी आपको पता चलेगा। वरना अगर A to Z क्वेश्चन अगर मैं आपको छपवा देता हूँ या कॉपी करवा देता हूँ तो उससे आपको कोई तरह का फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है। वैसा पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है बच्चों कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, इस टाइप का कॉपी करके ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, इस चीज़ को आप पहले बनाएं, और जो चीज़ मैंने समझाया है उसके बेसिस पे आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करें खुद से, ठीक है। चलिए, इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। पहले इन चीज़ों का आप देख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, समझते हैं एक और क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा गया है कि एग्ज़ाम वगैरह में पूछ लिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ बोला गया है बच्चों क्या कि ऐसे 3 क्रॉस 2 आव्यूह का रचना कीजिए, ठीक है। यहाँ आव्यूह को रचना करने का बात हुआ, मतलब एक आव्यूह को ही बनाने का बात हुआ है, उसका रचना करने का बात हुआ है, ठीक है। तो कैसा आव्यूह का रचना करने का बात हुआ बच्चों, एक ऐसा आव्यूह का रचना करने के बारे में बोला गया है जिसका कोटि कितना हो, 3 क्रॉस 2 का, ठीक है। मतलब 3 पंक्ति हो और 2 स्तंभ हो, ठीक है। जिसके अवयव, जो 3 क्रॉस 2 के आव्यूह के अंतर्गत जो अवयव दिखाई दे रहे होंगे, जो AIJ के रूप में होंगे, उस AIJ नाम के अवयव के रूप में जो हमारे पास अवयव मौजूद है, उसका जो फॉर्मूला दिया गया वो क्या दिया, उसका वैल्यू दिया गया है क्या, 1/2 मॉडुलस के अंदर I-3j, ठीक है, ये दिया गया। इस चीज़ का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे एक चीज़ बोला बच्चों, थोड़ा सा मेरे बातों को पहले गौर कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगर मैंने बोला
कि किसी अवयव का कोटि अगर बच्चों 3x3 है, मैंने आपसे पूछा, बोला कि किसी अवयव का कोटि कितना है बच्चों, तो उस कोटि कितना है बच्चों 3x3। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बच्चों कि हमारा जो भी अवयव रहा होगा, कुछ भी अवयव रहा होगा, उसका कोटि अगर 3x3 रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें 3 पंक्ति होंगे। क्या होंगे बच्चों? उसमें 3 पंक्ति होंगे, R1, R2 और R3 नाम का 3 पंक्ति होगा। और 3 क्या होगा बच्चों? स्तंभ होगा, मतलब C1, C2 और क्या होगा? C3 होगा। ठीक है, इसका मतलब तो यही है, अगर 3x3 का कोई अवयव है, ठीक है, कोई भी अवयव है, तो उसका मतलब यही है कि उसमें 3 पंक्ति होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो ये पंक्ति और स्तंभ कुल मिलाकर के 9 जगह पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हैं, और कुल मिलाकर के इस 9 जगह पे हमें अवयव दिखाई देगा। मतलब इस जगह जो अवयव मौजूद होगा उसका पोजीशन होगा A11, इसका A12, इसका A13, इसका A21, इसका A22, इसका A23। देख सकते हो मैंने उसी प्रकार से लिखा, इसका A31, इसका A32 और इसका क्या हो गया बच्चों? A33। ठीक है, अगर 3x3 का अवयव रहता तो उसका मतलब यही था कि उसमें 3 पंक्ति होती और 3 स्तंभ होता और कुल मिलाकर के 9 अवयव होता। और उस 9 अवयव में अगर इस 9 अवयव का बात किया जाए तो ये 9 अवयव के पोजीशन इस प्रकार से लिखे गए होते। ठीक, चलिए उसी प्रकार से मैंने आपको बोला बच्चों कि एक अवयव है जिसका कोटि है 2x3। ठीक है, तो इस 2x3 के अवयव का मतलब क्या है? इस 2x3 के अवयव का मतलब है कि एक ऐसा अवयव होगा जिसमें 2 पंक्ति होंगे। क्या होंगे बच्चों? जिसमें 2 पंक्ति होंगे और 3 स्तंभ होगा, मतलब 3 स्तंभ होगा C1, C2 और C3 नाम। ठीक है, मतलब इसमें कुल कितने अवयव होंगे बच्चों? 6 अवयव होंगे। तो उसका पोजीशन कहाँ कहाँ होगा? एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, मतलब अगर 2x3 का कोई अवयव रहा तो कुल 6 अवयव होंगे, तो 6 अवयव का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा? यहाँ, 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 यहाँ। इस अवयव का पोजीशन का नाम क्या होगा बच्चों? A12, इसका A11, इसका A12 और इसका A13, इसका बच्चों A21, इसका A22 और इसका क्या होगा बच्चों? A23। इसी प्रकार से होगा ना। ठीक है, चलिए अब चीज़ को समझिएगा बच्चों। ये अगर सारा A11, A12 करके दिखाया हूँ तो ये सारा चीज़ है क्या? ये सारा चीज़ है बच्चों कहीं ना कहीं AIJ के रूप में। ये पूरा जो अवयव दिख रहा है वो किस रूप में है? AIJ के रूप में। यहाँ भी जो अवयव दिख रहा है बच्चों वो किस रूप में है? तो वो भी AIJ के रूप में है। ठीक है, अब इस A11 का मान अगर हमें पता चल जाता, इस A12 का मान अगर हमें पता चल जाता, इसके जगह पे कौन है, तो हम बता देते हैं कि हमारा अवयव के अंतर्गत मौजूद अवयव क्या क्या है। मतलब ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रहा है, इस पोजीशन पे अगर अवयव हमें पता चल जाता तो ये सारे अवयव हम यहाँ लिख देते हैं, और लिखने के बाद हमें पता चल जाता कि हमारा अवयव क्या है। तो सेम वही चीज़ है बच्चों, यहाँ पे आपको यही अवयव पता करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में वही काम करना है। यहाँ आपको अवयव पता करने पड़ेंगे, और अवयव पता करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला दिया गया है AIJ का। ठीक है, मतलब अगर AIJ बराबर, मैंने बोला कि I-2J होता है, मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन दे दिया कि अगर AIJ बराबर I-2J है इस पूरे के लिए, ठीक है, तो यहाँ AIJ की जगह पे पहला कौन है? A11। तो A11 मतलब I के जगह पे कौन है बच्चों? 1, J के जगह पे कौन है? 1। तो इस जगह बैठा दो 1 - 2 × 1 मतलब 1 - 2 मतलब -1। तो देखिए हम लोग इस फार्मूला से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? इस फार्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं A11, A12, A13, A14 इन सब अवयव के अंतर्गत मौजूद अवयवों के पोजीशन का वैल्यू, स्थान का मान। इसीलिए यहाँ पे AIJ दिया गया है। ठीक है ना, तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये तो एक कंसेप्ट मैंने सिखाया, कंसेप्ट समझाया। अब इस कंसेप्ट के बेसिस मैं क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको क्या बनाना है। तो हमें बच्चों एक 3x2 का अवयव का रचना करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका हल समझने की कोशिश करना है। ठीक है, दिया गया अवयव का
कोटि क्या है बच्चों, तो दिया गया आव्यूह का कोटि है 3×2। अगर 3×2 हमारा आव्यूह है, 3×2 वाला अगर हमारा आव्यूह है तो वो आव्यूह हमारा कैसा दिखेगा, तो लेट मान लेते हैं A बराबर जिस हम 3×2 के आव्यूह को ढूंढ रहे हैं वो हमारा आव्यूह कौन है बच्चों, A। ठीक है, मतलब हम जिस आव्यूह को ढूंढना चाह रहे हैं, जिस आव्यूह का हम रचना करना चाह रहे हैं, उस आव्यूह को हम लोगों ने क्या मान लिया बच्चों, A मान लिया। तो लेट A बराबर इतना, ठीक है, वह आव्यूह है जिसका रचना करना है। ठीक है, ये A बराबर हम लोगों ने वो आव्यूह माना 3×2 का जिसका हमें क्या करना, रचना करना है। तो ये रचना हमें इसी आव्यूह को करना है, लेकिन अवयव पता चलेगा तब तो आव्यूह का रचना होगा। तो इस 3×2 का मतलब क्या है, 3 पंक्ति होंगे और 2 स्तंभ होगा। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या मैंने बोला, इसमें 3 पंक्ति होंगे, R1 R2 और R3 होगा, 3 पंक्ति होगा और 2 क्या होगा बच्चों, स्तंभ होगा। तो चीज़ को समझिएगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ अवयव मौजूद होगा। तो जब 3 पंक्ति और 2 स्तंभ होगा बच्चों, तो एक अवयव यहाँ मौजूद होगा जिसका एलिमेंट को, पोजीशन को दिखाएंगे A11 से, दूसरा कौन, A12, फिर A21 A22, फिर A31 और A32। आप चेक कर सकते हो, यही हमारा होगा जब हमारा 3 पंक्ति और 2 स्तंभ होगा, तो हमारा जो आव्यूह बनने वाला होगा उसका अवयव इसी रूप में बैठा होगा कहीं ना कहीं। चेक कर सकते हैं, अगर 3×2 का मतलब मैंने पूछा है तो 3 पंक्ति होंगे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ये 3 पंक्ति हुआ, R1 R2 और R3, या 2 स्तंभ होगा, ये C1 और C2। देख सकते हैं एक अवयव यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसका पोजीशन क्या है, A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, इसका A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसका बच्चों A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये क्या है बच्चों, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ और ये तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी टाइप का अवयव बनेगा ना, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये सारे A11 A12 A21 A22 A31 A32 ये सारे हमारे अवयव के अंतर्गत मौजूद अवयव के स्थान हैं। अब इन्हीं चीज़ों का हमें मान ज्ञात करना, अगर ये मान हमें मिल गया तो हमें अवयव मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, सिंस Aij बराबर क्या है, तो Aij बराबर है 1/2 मॉडुलस के अंदर I - 3j। ठीक है, और ये Aij सब कोई Aij ही है। ठीक है, तो Aij में सबसे पहला कौन है, तो सबसे पहला है बच्चों A11। ठीक है, तो A11 मतलब यहाँ I का मान 1 है, J का मान 1 है, तो बैठा दो। तो 1/2 I का मान 1 है और J का मान भी बच्चों 1 है। तो ध्यान से देखिएगा, 1/2 मॉडुलस के अंदर आया 1 - 3, तो ये 1/2 इंटू मॉडुलस के अंदर कितना है बच्चों, -2। मॉडुलस का मतलब क्या होता है बच्चों, इस मॉडुलस का मतलब होता है इसके अंदर जो भी निगेटिव चीज़ है, अगर इस मॉडुलस को हटाएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब मॉडुलस का सिंपल सा काम है, इसके अंदर अगर कोई चीज़ निगेटिव दिखाई देता है तो ये मॉडुलस जब हटेगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये देखिए बच्चों, 1/2 इंटू मॉडुलस हम हटा रहे हैं तो इसके अंदर -2 है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, रिजल्ट कितना मिला हुआ। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि A11 का मान कितना आया, इसके आधार पे, तो इसके आधार पे A11 का मान 1 आया। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम निकालेंगे A12 है ना, A21 इन सब का मान। तो दूसरा क्या है बच्चों, A12। ठीक है, तो आप इसके आधार पे देखिए है ना, 1/2 मॉडुलस के अंदर I के जगह पे 1 है, यहाँ मैंने 1 लिखा, -3 इंटू J के जगह पे क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है, तो ये देख सकते हो क्या आएगा, 1/2 1 - 6, ये हो गया 1/2 इंटू मॉडुलस के अंदर -5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 और नीचे कितना आएगा 2, तो 5/2 हमारा इसका मान आया। उसी प्रकार से बच्चों तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा A21। I कितना है बच्चों, I है हमारा 2 और J कितना है बच्चों 1। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1/2 2 - 3 मतलब 1/2 मॉडुलस के अंदर -1 है, ये -1 का मतलब 1 और 1/2 हमारा A21 का वैल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से बच्चों, ठीक है, चौथा क्या है हमारा, तो ध्यान से देखिए चौथा क्या है हमारा, चौथा है हमारा A22। तो ये A22 मतलब 1/2 मॉडुलस के अंदर I भी 2 और J भी बच्चों 2 है, तो ये हो गया 1/2 2 - 6 मतलब 1/2 इंटू मॉडुलस के अंदर -4
मतलब 1/2 इंटू 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो बचा कितना बच्चों? ठीक है। चलिए पाँचवा क्या है बच्चों? तो पाँचवा ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा। पाँचवा है A31 मतलब 1/2 मॉडुलस के अंदर i का काम कौन कर रहा है? 3, और j का काम कौन कर रहा है? 1, तो 3 1 जा, ठीक है। तो ये 1/2 मॉडुलस के अंदर बच्चों कितना आएगा? 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है बच्चों हमारा? A32 मतलब 1/2 मॉडुलस के अंदर i कितना है? 3, और j कितना है? 2, तो 3 इंटू 2, ये हो गया बच्चों 1/2, 3 - 6 मतलब 1/2 इंटू -3 होगा, और ये हो जाएगा 3/2। तो हम लोगों ने देखा बच्चों A11, A12, A21, A22, A31 और A32 सब का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो देयरफॉर जो हम A ढूंढ रहे थे वो A क्या है बच्चों? वो हमारा A नाम का जो आव्यूह जिसका हम निर्माण करना चाह रहे थे, जिसका हम रचना करना चाह रहे थे, उस आव्यूह का रचना अब हो जाएगा। सब का मान बैठा दे। A11 का मान 1, ठीक है। A12 का मान कितना बच्चों? तो 5/2। A21 का मान कितना है बच्चों? 1/2। A22 का मान कितना है? 2। A31 का मान 0, और A32 का मान कितना है बच्चों? 3/2। तो आप देख सकते हो कि ये 3 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला जिस आव्यूह का हम निर्माण करना चाह रहे थे, जिससे हम रचना करना चाह रहे थे, वो इस प्रकार से रचना हो चुका है, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चंस बच्चों आपको बहुत सारा एक्सरसाइज में दिखाई देगा। उन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है बच्चों? हल करना है घर पे खुद से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज का लेक्चर मैंने आज आपको बताया है वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग जो हमारा तीसरा लेक्चर है बच्चों, इस तीसरा लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार के बारे में, कि किस किस प्रकार का आव्यूह होता है, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग आगे और भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आव्यूह से जुड़े हुए हैं, उन चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चंस दिन प्रतिदिन अच्छे से बनते चला जाएगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इन वीडियो को शेयर करें, और उनको कहें कि वीडियो को प्लीज़ इन चीज़ों को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया नया वीडियो हमारे तरफ से बनाया जा रहा है वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके घर तक, ठीक है, आपके मोबाइल तक हमारे ज़रिए पहुंच सके, यूट्यूब के माध्यम से पहुंच सके, और आप इन चीज़ों का लाभ उठा सके। तो बच्चों आज यहीं पे हम लोग विदा लेते हैं, और फिर अगले दिन अगले क्लास जो भी हमारा होगा वो तीसरा लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, और सीखेंगे कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारियाँ लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड